नमस्कार साथियों, मैं आपका मदन हाजिर हूँ लघु कथाएँ और कहानियाँ सुनाने के इस क्रम में आपके बीच एक और बेहद प्यारी सी कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है बुरी आदत और जिसे लिखा है समृद्ध कहानीकार आदरणीय देवेंद्र कुमार मिश्रा जी ने। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं। मेरी बचपन की आदत थी, मेरे पिता के टोकने पर माँ ने मेरी इस आदत को पुत्र प्रेम के कारण पिता की टोक पर अपनी रोक लगा दी थी। तौलिया नैपकिन को अस्वीकृत कर दिया गया था। खाना खाने के बाद माँ के आंचल यानी पल्लू से हाथ पोंछना मेरी बुरी आदत थी, लेकिन माँ का चेहरा ममता से भर उठता। माँ बेटे के प्रेम में पिता क्या कहते? नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए बाहर जाऊं या कभी किसी अन्य काम से, तो भोजन करने के बाद जब नैपकिन मिलता तो माँ का पल्लू याद आ जाता। भोजन के बाद ऐसा लगता कि या तो पेट नहीं भरा या खाना ही ठीक नहीं था। कई दिनों बाद बाहर से आने के बाद माँ खाना परोसती और भोजन के बाद नैपकिन मांगता तो माँ को लगता कि उनका बेटा बदल गया है, अपनी माँ से पहले जैसा प्रेम नहीं करता, किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है। माँ मेरी नज़र उतारती, माँ को लगता कि मुझे बाहर की हवा लग गई है। जब माँ देखती कि मैंने खाना खा लिया है तो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती और अपना पल्लू मेरे हाथ में दे देती। मुझे अच्छा लगता। जब मैं कभी कभार भूल जाता तो माँ कहती कि बाहर जाकर तुम्हें क्या हो जाता है, अपनी माँ का पल्लू भी याद नहीं रहता। मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ के पल्लू से मेरा विशेष लगाव, प्रेम, अपनत्व था। यह मेरी दिनचर्या का हिस्सा था। माँ के न रहने पर भी मुझे भोजन के बाद माँ की याद आती थी। कितनी अच्छी और प्यारी थी मेरी माँ। माँ ने कभी न सोचा और ना ही मैंने कि माँ की साड़ी खराब होती है। यही आदत शादी के बाद भी बनी रही। शादी के बाद पत्नी ने जब खाना परोसा और भोजन करने के बाद पत्नी जैसे ही नैपकिन लेने के लिए उठी, तब तक मैंने अपनी आदत अनुसार पत्नी के पल्लू से हाथ पोंछ लिए। पहले तो पत्नी ने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, बचपन की आदत। अब आप बच्चे नहीं रहे। पत्नी ने कुछ झुंझलाते और समझाते हुए कहा, आप शादीशुदा हैं। जिस काम के लिए नैपकिन है उस काम के लिए मेरी कीमती साड़ी खराब करने की क्या ज़रूरत है? फिर ये कोई अच्छी आदत नहीं है। बुरी आदतें कभी भी सुधारी जा सकती हैं। पत्नी के उपदेश से बचने के लिए मैंने सॉरी कहा। पत्नी ने नैपकिन ला कर दिया। मुझे बरबस ही माँ की याद आ गई। मेरी आंखें भर आई। कहाँ तो मेरी माँ ने कभी अपने महंगी से महंगी साड़ियों की परवाह नहीं की। माँ की हर साड़ी के छोर पर मेरे हाथ मुंह पोंछने के निशान लगे होते, लेकिन जब तक मैं माँ के पल्लू से हाथ नहीं पोंछ लेता, मेरा भोजन करना पूर्ण नहीं होता और माँ का भोजन करवाना। मेरी माँ को कभी अलग से लाड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना मुझे कभी माँ की ममता का यशोगान करने की। मेरे और माँ के मध्य यह क्रिया हमारे प्रेम को सार्थक कर देती। ऐसी बहुत सी बातें हैं, आदतें हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ बहुत सी चीज़ें, बातें, क्रियाकलाप छूट जाते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। लेकिन ये माँ के पल्लू वाली बात अब आदत में आ चुकी थी। पत्नी ने जब प्यार से भोजन परोसा तो माँ ही लगी, लेकिन हाथ पोंछने के लिए
पत्नी के पल्लू का उपयोग करने पर जब पत्नी ने टोका, समझाया, तो समझ में आया कि नहीं, पत्नी ही है। पत्नी जो पति की बुरी आदतों को सुधारती है और पति के सुधरने पर गर्व करती है। मुझे भी लगा कि जिस काम के लिए नैपकिन बना है उसके लिए पत्नी की कीमती साड़ी क्यों खराब करना। मैंने सबक के रूप में पत्नी की बात याद रखी और भूल से भी गलती न हो जाए इस हेतु मैं स्वयं ही भोजन पूर्व नैपकिन अपने पास रखने लगा। तनुश्री संपन्न परिवार से थी, पढ़ी लिखी आधुनिक महिला, किंतु इतना वे जानती थी कि परिवार को खुश कैसे रखा जाता है, एक पत्नी का क्या दायित्व होता है। लेकिन कुछ समय से वे नारी मुक्ति संगठन की सदस्य बनने से कुछ आक्रामक स्वभाव की हो गई थी। हर बात में वे ये जरूर देखती कि उनके महिला होने के आत्मसम्मान पर चोट तो नहीं पड़ रही है, उनका किसी भी तरह से शोषण तो नहीं हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। कर्तव्य केवल उनके नहीं हैं, पति के भी हैं, पति जो पुरुष भी है। शादी के 1-2 वर्ष तक तो वह अच्छी पत्नी रही, हर काम दौड़ दौड़ कर खुशी खुशी किए, सबसे मिलना जुलना, हंसकर बोलना, सबका ध्यान रखना। लेकिन संगठन की सदस्य बनकर अब वे बात बात में रोक टोक बहस करने लगी। पतिदेव चुप चुप रहने लगे। एक बार उन्होंने देख लिया कि पति उनसे छिपकर एक पेटी में से कुछ निकालते हैं, फिर रख कर ताला बंद कर देते हैं और चाबी न जाने कहाँ छिपा कर रख देते हैं। तनुश्री के मन में शक के कीड़े कुलबुलाने लगे। पहले उसने सोचा कि पति से पूछे, फिर ये सोचकर चुप हो गई कि कहीं पूछने से पति सतर्क न हो जाए, छिपकर पता लगाना ही उचित होगा। उसने संगठन की अध्यक्षा को ये बात बताई तो उसने कहा, मर्दों का कोई ठिकाना नहीं, हो सकता है किसी अन्य स्त्री का कोई चक्कर हो। कहीं उस बेटी में पहली पत्नी? तुमने पूरी जानकारी लेकर शादी की थी? ऐसा तो नहीं कि पहली स्त्री से तलाक हो गया हो या ना रही हो, तुमसे दूसरी शादी? कुछ भी हो सकता है। नहीं दीदी, मेरे घर वालों ने पूरी जानकारी ली थी, वे ऐसा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात छिप भी कैसे सकती है? तनुश्री ने उदास होकर कहा। उसके चेहरे पर उदासी की घटाएं छा गई। फिर तो पक्का किसी लड़के के साथ अफेयर होगा। अध्यक्षा ने कहा, तुम पता करो, ऑफिस की कोई महिला है या कॉलोनी की। एक बार पता चल जाए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम चिंता मत करो, संगठन तुम्हारे साथ है। तुम्हें न केवल तलाक दिलवाएंगे बल्कि लंबा चौड़ा हर्जा खर्चा और साथ में उस आदमी को जेल भी भिजवाएंगे। उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अध्यक्षा ने गरजते हुए कहा। उनके चेहरे से झलक रहा था मानो किसी खूंखार भूखी शेरनी को कोई शिकार मिल गया हो। लेकिन दीदी, मेरा घर, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा जीवन, तनुश्री ने सब कुछ लुट जाने के भाव से कहा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर परिवार सब बाद में, पहले स्त्री का अधिकार, महिला मुक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। महिलाओं के खिलाफ पुरुषों के अत्याचार को हम सहन नहीं करेंगे। तनुश्री की उदासी देखकर अध्यक्षता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, रोती क्यों है? अभी तुम्हारी दीदी जिंदा है। बस इतना पता कर कि उस पेटी में ऐसा क्या है जो तुम्हारा पति तुमसे छिपा रहा है। साबित करने के लिए सबूत जरूरी है। तनुश्री ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे पेटी की चाबी कहीं नहीं मिली। उसने ठान लिया कि दूसरे दिन दोपहर में पति के दफ्तर जाने के बाद वह ताले को तोड़ेगी और इस भेद को जानकर ही रहेगी। वह बीमारी का बहाना करके पड़ी रही। पति ने पूछा, क्या हुआ?
तबीयत खराब है? उसने गुस्से में कहा। क्यों? क्या मैं आराम नहीं कर सकती? यदि मेरा काम करने का मन ना हो तो भी मुझे काम करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती है? तनुश्री का क्रोध देखकर पति चुप हो गया। पति ने उसे अपने हाथ से खाना बना कर दिया। गुस्से में उसने खाने से इनकार कर दिया। मुझे भूख नहीं है। पति ने इसके बाद कुछ ना कहा। तनुश्री सोचने लगी, कितना चालाक आदमी है, सामने कितना शरीफ बनता है और पीठ पीछे न जाने क्या क्या गुल खिलाता है। उसके दिमाग में विचारों के आंधी तूफान उठते रहे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या होगा उस पेटी में। पति के दफ्तर जाते ही सबसे पहले वह पेटी के पास पहुंची। उसने पेटी में लगे ताले पर पत्थर से 3-4 प्रहार किए। ताला तो नहीं टूटा, अलबत्ता पेटी जरूर जगह से खिसक गई। पेटी के नीचे चाबी देखकर वह चकित रह गई। इतनी चालाकी से छिपाया, तभी पूरे घर में तलाशने से भी नहीं मिली। ये आदमी तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। उसने झट से ताला खोला। उसमें एक पुरानी सी किंतु चमकदार साड़ी निकली। कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, इस कारण उसने साड़ी को ज्यों का त्यों उठाकर एक थैले में भर लिया। साड़ी में ना स्त्री थी, ना ही जमा कर रखी हुई थी, अस्त व्यस्त थी। वह साड़ी लेकर अध्यक्ष महोदया के घर पहुंची। उसे देखकर अध्यक्षा आश्चर्य से बोली, अचानक कैसे? ऑफिस में आ जाती। दीदी, सबूत मिल गया है, साड़ी निकली है पेटी में से। तनुश्री ने लगभग रोते हुए कहा। अध्यक्षा ने हड़बड़ाकर कहा, अरे रो मत, ये मेरा घर है, पता नहीं घर के लोग क्या सोचने लगें। तुम एक काम करो, थोड़ी देर बैठो, मैं घर के काम निपटा कर चलती हूँ, चाय भी भिजवाती हूँ। मंगला, खाना तैयार है? तभी घर से एक वृद्ध पुरुष की आवाज आई। बस 2 मिनट, अध्यक्षा महोदय का उत्तर था। मंगला, चाय बन गई मेरी? एक वृद्ध स्त्री का स्वर गूंजा। अभी लाई माँ जी, अध्यक्षा महोदय का स्वर था। मंगला, मेरी टिफिन तैयार है? एक अधेड़ पुरुषाना आवाज। हाँ, तैयार कर रही हूँ, अध्यक्षा ने कहा। कौन आया है? तुम अपने संगठन का झंझट वहीं सुलझाया करो, ये घर है, तुम्हारा ऑफिस नहीं। अधेड़ की आवाज में कुछ तेजी थी। अरे मेरी सहेली है, मंगला अर्थात अध्यक्षा की आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या दुख है बेचारी को? पति की आवाज थी व्यंग्य भरी। चुप करो, सुन लेगी, अध्यक्षा की आवाज थी। स्त्रियों को पुरुषों के विरुद्ध भड़काने वाली अपने घर में सबको खुश रख रही है। पति, सास, ससुर सबके आगे पीछे घूमकर हुक्म बजा रही है। और इतने में मंगला तैयार होकर आ गई। चलो निकलते हैं, नहीं तो घर के काम तो खत्म ही नहीं होते, अध्यक्षा ने कहा। दीदी, आप तो घर में कुछ और, ऑफिस में कुछ और ही नजर आती हैं, तनुश्री ने पूछा। अरे भाई, ये मेरा घर है, घर में घर जैसी ही रहूँगी ना। घर में मैं बहू हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। अभी बच्चे नहीं आए स्कूल से, नहीं तो आ भी नहीं पाती तुम्हारे साथ। हाँ कहो, क्या सबूत मिला? साड़ी, तनुश्री ने धीरे से कहा। अब देखो, खैर नहीं तुम्हारे पति की। ऑफिस पहुंचते ही अध्यक्षा ने कहा, दिखाओ। उसने साड़ी निकाल कर दी। अध्यक्षा ने साड़ी को पूरा फैलाया। उसमें से एक कागज गिरा जो तनुश्री ने उठाया। अध्यक्षा ने कहा, प्रेम पत्र होगा, पढ़ो। ये इतनी गंदी अस्त व्यस्त साड़ी? अध्यक्षा ने साड़ी का गौर से मुआयना किया, उसे सूंघा, साड़ी को बहुत बारीकी से देखा। इस बीच तनुश्री पत्र पढ़ती रही। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
प्यारी माँ, आप तो नहीं रही। बचपन की एक आदत अभी तक नहीं छूटी आपके कारण। आपने बताया भी नहीं कि ये गलत आदत है। आप तो कहती थी कि भोजन परोसते वक्त पत्नी भी माँ का रूप होती है। आपकी बहू ने तो अपने पल्लू से हाथ पोंछने को बैड मैनर्स करार दे दिया। मैं भोजन के बाद आपकी साड़ी से हाथ मुंह पोंछता हूँ, आदत जाती ही नहीं। लगता ही नहीं कि पेट भर गया, मन तृप्त ही नहीं होता। तनुश्री में माँ तो नहीं मिली, वह आधुनिक स्त्री है। वह मेरी इस गंदी आदत के कारण अपनी कीमती साड़ियों का सत्यानाश क्यों करवाएगी। सो मैं आपकी साड़ी से आज भी हाथ मुंह साफ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप पहले की तरह ममता से भर जाती होंगी। मुझे भी लगता है कि मेरी माँ और तनुश्री पढ़ना छोड़कर सीधे नीचे आ गई और उसने देखा कि लिखा है आपका बेटा। अध्यक्षा महोदय ने तनुश्री को जोर जोर से रोते देखा। पत्र अपने हाथ में ले लिया। पत्र पढ़कर वे भी सन्नाटे में आ गई। क्या क्या न कह डाला उन्होंने, क्या क्या न सोच लिया। हाँ, प्रेम पत्र ही तो था, एक लाडले बेटे का अपनी स्वर्गवासी माँ के नाम। वे तनुश्री को सीने से लगाकर उसके सिर को सहलाती रही। उन्होंने तनुश्री से माफ़ी मांगते हुए कहा, तनु, मुझे माफ़ कर दो। अपने पति की माँ बन जाओ और सद्गृहस्थता को सार्थक करो। तुम्हारे पति को पत्नी के साथ साथ माँ की भी ज़रूरत है। और अब मैं खाना खाकर नैपकिन की तरफ बढ़ा तो नैपकिन नहीं था जहाँ मैंने रखा था। मैंने तनु को आवाज़ दी तो उसने अपनी साड़ी का छोर पकड़ाते हुए कहा, इससे पोंछ लो। अरे लेकिन तुम्हारी महंगी साड़ी खराब। मेरा वाक्य पूरा नहीं हो पाया। तनु ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, आपकी भावनाओं से ज़्यादा कीमती नहीं है दुनिया की कोई भी साड़ी। आज से आपका नैपकिन मेरी साड़ी का पल्लू ही होगा। जिस दिन आपने मेरे पल्लू से हाथ मुंह साफ नहीं किया, मैं समझूंगी कि आपका स्नेह मेरे प्रति कम हो गया है। तन्नू के चेहरे के भाव देखकर मेरे सामने माँ का चेहरा घूम गया। कहानी समाप्त हुई दोस्तों। आप प्रसिद्ध लघु कथाएं और कहानियाँ मेरे पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम है साहित्य संगम मधु बाय मदन लाल पर भी सुन सकते हैं। तमाम मित्रों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।